अच्छा, हमने स्ट्रिप की सेटिंग्स करनी थी, वो रिकॉर्ड जो हमने लेक्चर किया था वो लाइट चली गई थी, उसमें सारी चीज़ें वो जो हमने स्टार्टिंग जो की थी सेटिंग करने के लिए हमने देखा था कि क्या क्या करना होता है। हमने डेमोन्स्ट्रेशन देख ली थी, जो अभी मैं कर रहा था वो चीज़ हमने देख ली थी कि कहाँ जाता है, अकाउंट कैसे बनाना होता है स्ट्रिप का, strip.com पे API को यूज़ किस तरीके से करना है पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन तुम्हारे पास जो स्टेप है सबसे पहले क्या है कि तुम्हारी हमने जो देखी थी कि वो जो की सेट करनी है वो कहाँ पे सेट करनी है, वो जो हमने strip.com पे जाके अकाउंट एक्सेस किया था तो वहाँ पे हमने क्या करना है उसको सेट करना है। तो हमने यहाँ पर साइन इन करके हमारे पास यहाँ से साइन इन हुआ था और इसके बाद यहाँ से कीज एक्सेस हो रही थी। अब वो अकाउंट शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ये तुम लोग कर चुके हो। वहाँ पे मेरा दूसरा अकाउंट एक्सेस हुआ हुआ है। तो देखो यहाँ पे तुमने सबसे पहला काम ऐप सेटिंग्स में करना था। वो जो दो कीज़ देखी थी, एक सीक्रेट की थी हमारे पास API की में और एक पब्लिशेबल की थी। तो इन दोनों कीज़ को सबसे पहले यहाँ सेट करोगे और पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद तुमने क्या करना है, सेकंड स्टेप जो था वो तुम्हारा था कि तुमने प्रॉपर्टीज़ बनानी है program.cs के लिए। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी है वो इसी के लिए करनी है। अब यहाँ क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, तो यहाँ पर strip settings.cs। तो इसके लिए ये काम क्यों कर रहे हो, ये काम इसलिए कर रहे हो इन दो प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, ताकि जब तुम क्या करो, जब तुम यहाँ पे program.cs पे आओ तो program.cs पे तुमने क्या करनी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तुमने क्या करना पड़ेगा, तुमने यहाँ पर स्ट्रिप सेटिंग्स की क्लास बनानी थी। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्ट्रिप सेटिंग्स की क्लास को, जैसे हम एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास को क्या कर रहे होते हैं, कनेक्शन बनाने के लिए ऐप सेटिंग्स में ये वाला काम करते हैं, कनेक्शन की स्ट्रिंग को पास करने के लिए। इसी तरीके से तुम ऐप सेटिंग्स में जो स्ट्रिप की है उसको पास करने के लिए, उस स्ट्रिंग को देने के लिए तुम गेट सेक्शन का यूज़ कर रहे हो। और ये मैंने पिछली क्लास में गेट सेक्शन का मतलब बताया था, डिफाइन किया था कि हम ऐप सेटिंग्स में से एक सब सेक्शन उठाने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं और यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। और कन्फिगर किसको करना है कि वो जो हमारे पास कीज़ हैं वो कहाँ पे जाएं, वो मेरी इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, यानी कि इस प्रॉपर्टीज़ में इनिशियलाइज कर दे सीक्रेट की। यहाँ से तुम्हारे पास इस की को प्रोवाइड करेगा और पब्लिशेबल की तुम्हारे पास कहाँ से आएगी, पब्लिशेबल की में ये वाली प्रॉपर्टी जो रखी है हमने स्ट्रिप सेटिंग्स में, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये जो है तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इसके अंदर जो पास होगी वो ये वाली की पास होगी। तो ये वाला काम तुम्हारा program.cs के लिए था। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी सर्विस ऐड करके, और सेकंड जो था हमने क्या करना था कि हमने सिर्फ सीक्रेट की को जो जिससे तुम्हारी पेमेंट API जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो उसमें तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर strip कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। अच्छा, ये स्ट्रिप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे अंडरलाइन देगा। यहाँ पे अंडरलाइन देने का मकसद है तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा, कंट्रोल डॉट, जिससे तुम क्या करते हो, नेम स्पेस ऐड करते हो। तो यहाँ पर स्ट्रिप का पैकेज इंस्टॉल करेगा जो स्ट्रिप सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करोगे तो ये वाली तुम्हारी पास क्लास जो होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पर इसको देख लो, ये कहाँ से आ रही है तुम्हारे पास, स्ट्रिप के नेम स्पेस से। तो इसका मतलब है ये तुम्हारे पास strip.net क्या है, तुम्हारा पैकेज है पूरा, उससे इंस्टॉलेशन यानी कि सपोर्ट करने के लिए स्ट्रिप की API को यहाँ पर तुम ये इम्प्लीमेंट करोगे। उसके बाद API की को सेट करने के लिए जो इतना तुमने काम किया है वहाँ पे उसको कनेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे देख लो उसकी प्रॉपर्टी है किसकी, इस क्लास की .API की, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या है इसका काम, गेट्स और सेट्स द API की। तो ये प्रॉपर्टी काम ही यही कर रही है कि तुम्हारी API की को क्या कर दे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू यहाँ पर सेट कर दे। तो यहाँ पे वही मेथड यूज़ हुआ हुआ है, गेट सेक्शन। तो आप देखो सेक्शन में हम एक और अंदर चले गए, यहाँ अगर देखो तो यहाँ पर हम ग्लोबली स्ट्रिप को यूज़ कर रहे थे कॉन्फ़िगर करने के लिए, लेकिन जब यहाँ की बात करते हो तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम एक स्ट्रिंग को टारगेट कर रहे हो, कौन से, ऐप settings.json में से ये वाला, यानी कि स्ट्रिप की स्ट्रिंग्स में से तुम ये वाली की सेट कर रहे हो, सीक्रेट की को। तो यहाँ पे program.cs में, और उसके बाद क्या करना चाह रहे हो, इसके अंदर से भी तुमने क्या मैनिपुलेट करना है
क्योंकि तुमने API की को उठाना है। देखो इनडायरेक्टली कहाँ जाना है, इनडायरेक्टली तुम्हें इस चीज़ पे जाना है। तो उसके लिए यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई तुमने स्ट्रिप के अंदर सीक्रेट की को एक्सेस कर रहे हो, लेकिन उसका क्या उठाना है, उसका तुमने स्ट्रिंग पार्ट उठाना है ताकि तुम इसमें इनिशलाइज करवा सको ये API की जो ये प्रॉपर्टी रखी हुई है, इसमें तुम वो वाली चीज़ यहाँ पर इनिशलाइज कर सको। तो तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, उसके लिए तुम स्ट्रिंग गेट कर रहे हो, और स्ट्रिंग वो जो गेट हुआ हुआ होगा वो कौन सा होगा, वो सीक्रेट की का होगा, और कहाँ इनिशलाइजेशन दे रहे हो उसको, उसकी प्रॉपर्टी में, कौन सी स्ट्रिप कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये चीज़ तुम्हारी इम्प्लीमेंट होगी, और इसको करने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो तुमने क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप की इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारी ये होगी कि तुमने अब उसमें कंट्रोलर में आ जाना है, सेटिंग्स में। तो पहले क्या करो, पहले ये वाली चीज़ें डिस्क्राइब कर लो जल्दी से, पब्लिशेबल की, क्योंकि तुम लोगों का सिर्फ वो समरी का पेज बना रहे थे। तो यहाँ पर ये वाला काम कर लो, स्ट्रिप की API कीज़ को डालो और वहाँ पर तुम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करो। प्रॉपर्टीज़ के लिए क्लास बनाओ, और सेकंड स्टेप जो तुम्हारा preamp.c सीक्वेंस है, पहले ये करना है, फिर ये वाली क्लास बनानी है, और फिर preamp.cs पे आना। क्या चीज़? अच्छा भाई, नेक्स्ट स्टेप ये है हमारे पास कि हमें करना क्या है। ये सेटिंग्स हो गई तुम्हारी। अब इसके अंदर तुम जो नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हो उसमें यहाँ पर कार्ड कंट्रोलर में तुमने देखो, यहाँ पर कार्ड कंट्रोलर के अंदर आके तुम्हारा जो नेक्स्ट काम होगा वो क्या होगा, वो तुमने करना है समरी पोस्ट। अब देखो ये एक एक्शन मेथड था, इस एक्शन मेथड को तुमने बनाया था किसके लिए, व्यू करने के लिए, कि तुम्हारी समरी जो है वो व्यू हो रही हो प्लेस ऑर्डर करने से पहले। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे कुछ डिलीट वाले काम की तरह हो रहा है काम। क्यों? क्योंकि अगर हम समरी पोस्ट करते हैं और समरी पोस्ट पहले से बना हुआ है यहाँ पे समरी के नाम से, तो मैंने यहाँ पे सेक्शन मेथड का नेम चेंज कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि अगर प्लेस ऑर्डर से यहाँ पे क्लिक हो, कौन से पेज से, समरी व्यू, जो हमारे पास यहाँ पे समरी का पेज है, क्योंकि इस पे जो सबमिट का बटन है उस पे जो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे, वो कौन सी एक्सेप्शन होगी, इस पे सबसे ऊपर फॉर्म पे क्या लगा हुआ है, समरी लगी हुई। तो अब अगर समरी पोस्ट है वहाँ ASP एक्शन, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तुम्हारे पास फंक्शन को, यानी कि तुम्हारी पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो नहीं बन पाएगी। इसलिए हमने क्या किया, डिलीट में हम जिस तरीके से काम करते थे, एक्शन नेम, और हमने समरी ही रखा क्योंकि इस फंक्शन को कंसिडर करेगा वो। और यहाँ पे वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन, यानी कि CSRF के लिए हमने ये लगा दिया। और यहाँ पे ये वाला काम हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से हो रहा होता है क्लेम्स का। तो अब यहाँ पर ये वाली चीज़ रिवाइज नहीं कर रहा, और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी क्यों ले रहे हो, अब ये खुद बताओगे नौमान। यहाँ पे क्या हुआ है, ये 2 स्टेप्स में क्या कर रहे हो, और ये स्टेप में तुम क्या करने जा रहे हो, बताओ भाई। हाँ, तो हम सिंपली क्या करना चाह रहे हैं, हम शॉपिंग कार्ट का रिकॉर्ड जो हम ऑर्डर में प्लेस करवाना चाह रहे हैं ऑर्डर के टेबल में, और जो API में डालना चाह रहे हैं, तो वो पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए तुम यहाँ पे कर रहे हो ये वाला स्टेप। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ होगी जो तुम क्या करते हो पोस्टिंग में, तुम्हें याद है कि हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है यहाँ पर, अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट ये वेरिएबल कैरी कर रहा होता है। जब हम पोस्ट करते हैं कोई डेटा, तो वो कहाँ पोस्ट होता है, जब हम डिबगिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस तरीके से करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ये वाला वेरिएबल अटैच करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी पोस्ट रिक्वेस्ट से कनेक्टेड होके ये वाली सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक और पैटर्न है कि अगर तुम 2 चीज़ों को एक ही जगह कंबाइन करके करवाना चाह रहे हो, यानी कि ये देखो ये पुरानी प्रॉपर्टी है, ये किस लिए यूज़ करी थी हमने, समरी के एक्शन मेथड में यूज़ करी थी। क्यों करी थी यूज़, इसलिए करी थी कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे, हम ऑर्डर हेडर को एक्सेस करना चाह रहे थे, इसको एक्सेस करना चाह रहे थे,
और हम शॉपिंग कार्ट को एक्सेस करना चाह रहे थे, तो इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर एक्सेस करना था। तो हमने उसके लिए क्या बनाई थी, ऊपर एक प्रॉपर्टी बनाई थी टॉप पे इसको। अब देखो अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी ही रहती है और ये शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल की क्लास की थी, तो हम यहाँ पे वो वाला काम कर सकते हैं पैरामीटर वाला, लेकिन हम वो नहीं भी कर रहे। क्यों? क्योंकि हम उसको भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है मेथड कि हम पोस्टिंग और गेटिंग के लिए एक ही चीज़ को अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ पे ऊपर क्या अटैच कर देते हैं, बाइंड प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पे ना लगाने का मकसद क्या है कि मेरे पास यहाँ पे तुमसे अगर कोई क्वेश्चन ये वाली चीज़ करे कि भाई बाइंड प्रॉपर्टी क्या काम करती है, तो बाइंड प्रॉपर्टी का काम ये होता है कि हम इसको करने के बजाय मुझे ये करना पड़ेगा कि मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट जो जनरेट हो रही है, ये करने के बाद मुझे इस पैरामीटर को सबके साथ यहाँ अटैच करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं पुरानी ही प्रॉपर्टी को रीयूजेबिलिटी कर रहा हूँ, यानी कि पुराने कोड को यूज़ करके मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसी प्रॉपर्टी, देखो अगर इस पर हाईलाइट करूँ कौन सी प्रॉपर्टी है, वही वाली है। लेकिन ये कब इम्प्लीमेंट कर सकती है पोस्टिंग में, जब तुम इसको क्या करो, जब इसके ऊपर तुम यहाँ पे बाइंड प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे। तो ये एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा है, दो फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आ रहा है अब बाइंड प्रॉपर्टी को, कि ये तुम्हारी पोस्टिंग भी करेगा और तुम्हारी गेटिंग पर्सपेक्टिव के लिए भी काम कर रहे हो। तो बाइंड प्रॉपर्टी का काम ये, यहाँ से हमारी वो वाली चीज़ हट गई जो हम क्या कर रहे होते थे, पोस्टिंग के लिए कर रहे होते थे। तो अब देखो इसी शॉप कार्ट की प्रॉपर्टी को तुम यूज़ कर सकते हो अगर तुमने ऊपर बाइंड प्रॉपर्टी लगाई हुई है। सही है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो सिर्फ क्या करना है, अब डेटाबेस में क्या क्या रिकॉर्ड डालना है वो चीज़ें तुमने डालनी है। तो ये आसान सा है कि हम शॉप कार्ट में हमने रखा हुआ है यहाँ पर शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल में ऑर्डर हेडर को रखा हुआ है, प्रोडक्ट को रखा हुआ है शॉप कार्ट। तो इस नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू तुम कहाँ जा रहे हो, इस नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू तुम इन चीज़ों को एक्सेस करना चाह रहे हो कि तुम्हारा पेमेंट स्टेटस, अब आगे वाली चीज़ तुम खुद गेट करोगे कि ये तुम्हें कहाँ डालनी है। कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर पेमेंट स्टेटस जब प्रोडक्ट प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस करता है कस्टमर, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, पहला उसका स्टेटस पेंडिंग। अब ये वाला काम हम रोल्स के टाइम पे कर चुके हैं, ये कहाँ करना होगा, अब ये तुम खुद सेट करोगे कि ये वाली चीज़ कहाँ कर रहे हो ये। और यहाँ पे तुम्हारे पास ये एडिशन भी बता रहा है कि इसके अंदर क्या स्टेटस रखा हुआ है, पेंडिंग। तो तुम इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हो जो डेटाबेस में पेमेंट स्टेटस का कॉलम है, उसमें तुम क्या एक्सेस करना चाह रहे हो, तुम इस वैल्यू को डलवाना चाह रहे हो कि इनिशियली पेंडिंग होना चाहिए। कब तक पेंडिंग होना चाहिए, जब तक तुम्हारे पास स्ट्रिप से चेकआउट नहीं हो जाता। और फिर उसके बाद जो लास्ट होगा तुम्हारा वो क्या होगा, वो तुम्हारा होगा जैसी पेमेंट हो गई तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड स्टेटस आना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे देखो, ऑर्डर स्टेटस क्या कर रहे हो, ये भी पेंडिंग। तो दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं स्ट्रिंग की और उसमें तुम ये वाला काम कर रहे हो। और ऑर्डर डेट के लिए तुम अभी की डेट जिस टाइम पे यूज़र गेट कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उस टाइम पे क्या डेट है, डेट और टाइम, उसको एक्सेस करने के लिए तुम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हो डेट टाइम का, और डॉट नाउ यानी कि अभी का टाइम डेट और गेट करने के लिए तुम यहाँ पे कर। और क्या चाहिए, जो ऑर्डर हेडर में जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं ये कहाँ हैं, ये तुम्हारे पास यहाँ पे डेटाबेस रिफ़्रेश करें तो यहाँ ऑर्डर हेडर हमारे पास जो बना हुआ है टेबल, उसमें ये सब चीज़ें चाहिए हमें। तो हम इसके लिए वाला काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। तो देखो यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है क्या, मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ पर ये वाला काम। तो देखो अभी मैंने वहाँ पर जब प्रोजेक्ट रन किया था तो मैंने पेमेंट चेकआउट नहीं किया, मैंने पे नहीं किया था, मैंने सिर्फ देखा था strip.com का पेज और मैं यहाँ आ गया था, मैंने बंद कर दी थी एप्लीकेशन। तो तुम्हारा पेमेंट स्टेटस और ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है अभी, क्योंकि पेमेंट नहीं हुई है अभी तक, एडमिन के पास इंफॉर्मेशन नहीं गई है। लेकिन तुम्हारे पास सेशन आईडी जनरेट हो चुकी है क्योंकि तुम वहाँ पर उस पेज पे चले गए थे। तो यहाँ ये वाला काम तुम्हारे पास इसके अंदर मौजूद है और ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट स्टेटस जो तुम सेट कर रहे हो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ रही। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास इसके लिए तुम गेट करवाना चाह रहे हो। और ऑर्डर डेट जो तुम यहाँ पे सेट कर रहे हो
ये कहाँ जाएगी तुम्हारी, ये इस कॉलम में, यानी कि नाउ जो तुम डेट और टाइम एक्सेस कर रहे हो वो डेट और टाइम तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा। और एप्लीकेशन की यूज़र आईडी ये भी तुम्हें रिक्वायर्ड है, तो तुम क्या कर रहे हो, क्लेम्स डॉट वैल्यू, जो ऊपर ये वाला काम किया है, ये वाला काम तुमने इसलिए किया है कि जो भी यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी को तुम क्या कर सको, अप्रोच करके यहाँ पे इनिशलाइज करो। तो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स तुमने इंसर्ट करने हैं, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये वाला काम कर रहे हो। अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक की बात हो गई कि ये वाला काम किस लिए था, ये वाला काम था तुम्हारे ऑर्डर हेडर के लिए, कि जो जो तुम्हें रिक्वायर्ड था। अब तुम्हें रिक्वायर्ड और भी चीज़ें, तुम्हें ऑर्डर टोटल चाहिए, तो ऑर्डर टोटल के लिए तुम्हें किस तरीके से करना है, तो देखो वही वाला फंक्शन, वही प्रोसेस यूज़ करना है। कौन सा, सिंपल तुम्हारा प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन होगी ये वाली, जो हमने पहले फंक्शन समझे थे। शॉपिंग कार्ट में भी यही वाला काम किया था, समरी में भी यही काम किया, और यहाँ पर भी यही काम। सिर्फ तुमने करना क्या है कि इसको असाइन कहाँ करना है, ये न्यू स्टेप है, ये वाला नया स्टेप है। किस लिए, कि ताकि जो तुम्हारा कार्ट टोटल है वो कहाँ आ जाए, वो तुम्हारे ऑर्डर टोटल के कॉलम में आ जाए। तो ये ऑर्डर हेडर का कॉलम जो एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा, ऑर्डर टोटल, यहाँ पे ये वाली चीज़ कर जाए इनिशलाइज। तो आप देखो यहाँ पे तुम्हारे पास अब दो चीज़ों पे टेबल्स पे काम करना है, तो यहाँ तक तो प्रोसेस करोगे इसको, फिर उसके बाद हम स्ट्रिप डॉट चेकआउट वाले काम पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तुमने ये वाली इम्प्लीमेंटेशन दे के क्या करना है, अपने ऑर्डर हेडर में उसको ऐड कर देना है। यानी कि शॉप कार्ट डॉट ऑर्डर हेडर, जो भी चीज़ आ रही है इसके अंदर, पूरा डेटा जो अभी तक तुमने किया है, इतना सारा काम, वो सब फाइनली क्या हो जाना चाहिए, वो ऑर्डर हेडर के अंदर ऐड हो जाना चाहिए, और लास्ट में एसिंक हो जाना चाहिए। ये काम करने के साथ साथ तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुमने ऑर्डर डिटेल, जैसे हमने पीएचपी में ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था, ऑर्डर डिटेल्स में तुम क्या क्या चीज़ें गेट कर रहे हो। तुमने यहाँ पे काउंट की प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट, ऑर्डर की आईडी और प्राइस, सिंगल प्राइस, तो यहाँ पे कितनी है, यहाँ उस चीज़ को दे रहे हो। तो यहाँ पे देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ साथ यहाँ पर ऑर्डर डिटेल पे भी इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी। तो ऑर्डर डिटेल पे इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए तुम यहाँ पे दोबारा किस चीज़ को एक्सेस कर रहे हो, यहाँ पर लिस्ट कार्ट को एक्सेस कर रहे हो। और लिस्ट कार्ट कहाँ से लेकर आ रहे हो, शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल। अपनी मिन बंद कर दो, बाहर जाके मिन कर लो तुम लोगों की बीच में। शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल, अगर नहीं पढ़ना बाहर जाके बैठ जाओ, आराम से बात करके आ जाओ। शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल, तो शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल में तुम्हारे पास देखो क्या है, तुमने किस चीज़ को गेट किया हुआ है, यहाँ पर इन सब चीज़ों को गेट किया हुआ है। और शॉप कार्ट में तुम्हारे पास क्या चीज़ मौजूद है, शॉप कार्ट में तुम्हारे पास ये वाली चीज़ें डिटेलिंग मौजूद है। सही, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद जो तुम स्टेप करने जा रहे हो, तो यहाँ पर देखो शॉप कार्ट को इसलिए एक्सेस किया है कि तुम अपनी शॉप कार्ट की डिटेल्स को एक्सेस करवा लो, उसमें लूप चलाओ, और लिस्ट कार्ट में जो भी डेटा है वो कहाँ लेकर आना चाह रहे हो, वो तुम ऑर्डर डिटेल के अंदर एक्सेस कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर के लिए मेरे पास तो काम था, लेकिन ऑर्डर डिटेल के लिए यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर, ना तुम्हारे पास यहाँ पर ऑर्डर डिटेल की कोई प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर डिटेल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑर्डर डिटेल का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ एक्सेस करता है। अब देखो डेटाबेस में यही सारे कॉलम्स हैं, प्रोडक्ट आईडी है, ऑर्डर की आईडी है, प्राइस है, काउंट है, यही चार चीज़ें जा रही हैं हमारे पास, 1 2 3 4। तो अब ये सब चीज़ें कौन सी जानी चाहिए, ये लूप चलाने का मकसद क्या था, ये लूप चलाने का मकसद ये था कि ऑर्डर डिटेल में वो सारे प्रोडक्ट्स चले जाएं जो तुमने क्या किए हैं, तुमने यहाँ पे शॉपिंग कार्ट में ऐड किए थे। तो अगर लूप नहीं चलाओगे तो क्या होगा, वो एक ही सिंगल प्रोडक्ट जो है वो एक्सेस होगा, और सिंगल प्रोडक्ट पे ही वो ख़त्म हो जाएगी चीज़। तो डिबगिंग करोगे, जितने प्रोडक्ट्स तुम्हारे होंगे, तुम्हारे कार्ट में जितना डेटा होगा, वो सारा डेटा तुम्हारे पास, अगर यूज़र ने 2 प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं
तो वो 2 प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी होनी चाहिए डिटेल्स। तो यहाँ और उसकी ऑर्डर आईडी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये वाला काम तुम्हारा होना चाहिए। और ये चीज़ जो एक्सेस कर रहे हो वो कहाँ से एक्सेस कर रहे हो, शॉप का। ये प्रोडक्ट आईडी तुम्हारी ऑर्डर डिटेल, और ये तुम्हारी कहाँ से आ रही है, शॉप कार्ड्स। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। कार्ड का वेरिएबल ये डिफरेंशिएट कर रहा है जो तुम लूप चला रहे हो कि यहाँ पर कौन सी चीज़, कौन सी प्रॉपर्टी को गेट कर रहे हो और यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी को गेट कर रहे हो। तो इनिशलाइज करने चाह रहे हो। अब देखो ऑर्डर हेडर की आईडी कहाँ से मिलेगी, मुझे शॉप कार्ड की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कहाँ जाना पड़ेगा, ऑर्डर हेडर, और फिर फाइनली मैं उसकी आईडी गेट कर सकता हूँ। प्राइस शॉप कार्ड की, काउंट। अब देखो प्राइस ये कार्ड टोटल नहीं डालना, सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए। अब उसने 4 प्रोडक्ट्स बनाए हो, जैसे यहाँ पे देखो अगर ऑर्डर हेडर में सिंगल रॉ पे उसकी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, ये यहाँ पूरा टोटल होगा। अब एक ही प्रोडक्ट था तो एक ही वहाँ शो हो रहा है, पूरा टोटल होगा। अगर उसने 4 प्रोडक्ट थे वो 3 लाख के हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें अलग अलग डिटेल देखनी है कि आया कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट थे। तो उसमें 3 लाख, अगर 3 मोबाइल्स थे 1-1 लाख के, तो वो अलग अलग क्या होंगे, ऑर्डर डिटेल के अंदर शो होंगे। तो ये लूप तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए कर रहे हो कि जितना भी डेटा है उसको एक्सेस करके तुम क्या कर दो। देखो फिर वही रिपीट हो रहा है स्टेप, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ऑर्डर हेडर में नहीं जा रहा तुम्हारा रिकॉर्ड, ऑर्डर डिटेल में, और लास्ट में सेव चेंजेस। यहाँ तक ये जो तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम होगा किसके, बगैर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के। तो यहाँ तक आओ, वरना ये डाइजेस्ट ही नहीं होगी, ऊपर वाली चीज़ें तुम्हारे सर से चली जाएंगी। तो पहले इसको करो, फिर ये वाली चीज़, इस पे API वाले काम पे आएंगे। नेक्स्ट जो स्ट्रिप चेकआउट के पेज पे जाना है, क्या चीज़, SD ये याद होना चाहिए। SD क्या करा था, स्टैटिक डिटेल्स, याद आया। स्टैटिक डिटेल्स में हमने क्या करना होगा, ये जो मैंने बनाए थे यहाँ पर रोल्स, एडमिन के लिए हमने बनाए थे रोल्स, कंपनी यूज़र, एडमिन, एम्प्लॉय। तो हमने उसी तरीके से कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग्स और डिफ़ाइन करने। हम डायरेक्टली वहाँ स्ट्रिंग पास नहीं कर रहे, हम क्लास के थ्रू कर रहे हैं, जैसे हमने रोल्स के लिए डिफ़ाइन किया था। क्या हुआ,